हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि समय से सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था खातों के प्रकार, कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से खाते होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा व्यक्तिगत, एक होता है हमारा नाम मात्र का खाता और एक होता है हमारा वास्तविक खाता। ठीक है, मतलब पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट होता है हमारा। ठीक है, हमने पर्सनल अकाउंट के देख लिए थे तीन पर्सनल अकाउंट में तीन अंदर आते हैं वो फीचर्स। वे कौन कौन से थे? एक तो होते हैं हमारे प्राकृतिक खाता, एक होता है हमारा कृत्रिम खाता और एक होता है हमारा प्रतिनिधित्व खाता। ठीक है, प्रतिनिधित्व खाते को कहते हैं इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, कृत्रिम खाते को कहते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट और प्राकृतिक खाते को कहते हैं हम क्या कहते हैं? नेचर अकाउंट। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं संचयों के प्रकार। कल हमने ये भी पढ़ा था कि संचय और आयोजन पढ़ा था हमने, क्या आयोजन क्या होता है और संचय क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे संचयों के प्रकार। देखो, आयगत संचय क्या होता है कि व्यापार की सामान्य गतिविधि व्यापार से कमाए गए लाभों से बनाया जाता है। कि व्यापार की सामान्य गतिविधि है ना। सामान्य गतिविधि क्या होता है कि हम हमारे नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रही हैं, हम इन खर्चे कर रहे हैं, हमें इनकम प्राप्त हो रही है, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है वह गतिविधि व्यापारिक लेन देन से कमाए गए लाभों से बनाया जाता है ना। कि किससे बनाया जाता है? हमारे जो इनकम होती है हम उनसे ही बनाते हैं किसे? आयगत संचय को। पूंजीगत संचय संपत्तियों दायित्वों से होने वाले लाभों से निर्माण, मतलब संपत्तियों से और दायित्वों से जो निर्माण होता है लाभों का, उससे बनाई जाती है हमारा पूंजीगत संचय। ठीक है, संपत्तियां मतलब एसेट्स और दायित्व मतलब लाइबिलिटीज से होने वाले लाभों के निर्माण से। ठीक है, संपत्तियों को हमारी संपत्ति थी, हमारी बेकार संपत्ति पड़ी थी, हमें लग रहा था कि वो 5,000 रुपये की भी नहीं बिकेगी, लेकिन वो क्या हुआ? वह 6,000 की बिक गई, तो हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। तो उनसे हम क्या करेंगे? संचय बनाएंगे। कौन सा? पूंजीगत संचय। ठीक है, अब ये देखो, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ है ना। जैसे हमने को हमारे ऋण पत्र थे, हमने रिडम्पशन करा, तो हमारा रिडम्पशन पर जो हमें लाभ होगा वो हमारा क्या होगा? पूंजीगत संचय। ऋण पत्रों के निगमन पर प्रीमियम, ऋण पत्रों के निगमन, हमने डिबेंचर इशू करे, हमने क्या करे? वो प्रीमियम पर इशू करे। ठीक है, स्वामी संपत्ति के विक्रय पर लाभ। स्वामी संपत्ति के विक्रय पर मैंने तुम्हें बताया था कि संपत्ति हमारी 5,000 की थी, लेकिन वो क्या हुआ? 6,000 की बिक गई, तो विक्रय पर हमने वो बेची थी, तो विक्रय पर लाभ। ठीक है, अब देखो गुप्त संचय। गुप्त संचय होता क्या है? सीक्रेट रिजर्व। गुप्त संचय होता क्या है? संपत्तियों व आयों को कम दिखाकर, संपत्तियों व आयों को कम दिखाकर दायित्वों व खर्चों को अधिक दिखाकर बनाया जाता है। कि संपत्तियां व आय, हमारी संपत्तियां और आय क्या है? कम दिखाएंगे हम, कि हमारी आय है 6,000 रुपये है ना। जैसे नॉर्मली मानो का आय होती है, हमारी सैलरी जो होती है वो 10,000। ठीक है, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं? हम उसे दिखा रहे हैं कि हमारी आय तो 6,000 है सिर्फ। दायित्व खर्चों को अधिक दिखाकर, कि हमारी सैलरी से ज़्यादा तो हमारे खर्चे ही हैं है ना। हमारी 6,000 रुपये की सैलरी है और हमारे खर्चे 8,000 है, तो वो क्या है? खर्चों को ज़्यादा दिखा रहे हैं, को अधिक दिखाकर बनाया जाता है। व्यापार की आंतरिक स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु किया जाता है, जिससे भावी आकस्मिकताओं की क्षतिपूर्ति की जा सके। रूढ़िवादिता की परंपरा के आधार पर गुप्त संचय का निर्माण होता है। गुप्त संचयों को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता, तो सीक्रेट रिजर्व होता है, उसे कहीं भी बुक में नहीं दिखाते। मतलब जो हमारी अकाउंट्स की बुक बनती हैं उनमें हम नहीं दिखाते सीक्रेट रिजर्व को। अधिक खर्च दिखाने पर गुप्त संचय का निर्माण होता है। जब तुम अपने अधिक खर्च दिखाओगे, अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चे दिखाना, तो तब क्या होगा? तो हमारे सीक्रेट रिजर्व का निर्माण होगा। जैसे मम्मी करती हैं, पापा की पॉकेट में से क्या करते हैं? वो पैसे निकाल लेती हैं, या फिर पापा से वो पैसे मांगती हैं। पापा पूछते हैं कि कितने रुपए खर्चा लगेगा तुम्हारा पूरे महीने का, तो खर्चा तो होता है सिर्फ 6,000 का, लेकिन वो बताती है 8,000 के, तो वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा तो मांग रही है। तो वो क्या होगा? वो जोड़ जोड़ के रख रही है, तो हमारा सीक्रेट रिजर्व बना रही है वो, है ना, गुप्त संचय बना रही हैं। तो गुप्त संचय क्या होता है? कि खर्चों को अधिक दिखाना, हमारे खर्चे कितने हैं उनसे अधिक बताना। व्यापार में गुप्त संचय प्लांट है हमारे 1,00,000 रुपये के, 1,00,000 रुपये की उसकी कॉस्ट है। व्यापार पर 10% की डैप, व्यापार ए तो लगा रहा है उस पर 10% की डेप्रिसिएशन मतलब हरास, और व्यापार बी जो है, कोई व्यापार है उसका बी मालिक है, वो डेप्रिसिएशन लगा रहा है 12% की उससे, है ना। इसने फर्स्ट ईयर में काटा 10 लाख पर, 10% होगा तो कितना? 10,000, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में 10,000। ठीक है, ये 12% पे काट रहा है, तो 12,000, 12,000, 12,000। ठीक है, इसका कितना बैठा?
64,000, और 3 वर्ष बाद इसका कितना बैठा, ये 70,000। ठीक है, 3 वर्ष बाद 65,000 में बेचा। ठीक है, देखो अब ए को क्या हुआ, ए को हुआ 5,000 का लॉस, क्योंकि यहाँ पर 70,000 बैठ रहा था, यहाँ पर क्या हुआ, 5,000 का लॉस हुआ, और बी को क्या हुआ, 1,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखो संगीत दायित्व होते क्या है, संगीत दायित्व व संगीत संपत्तियाँ। संगीत संपत्तियाँ जिनकी नगद वसूली में संगीत हो आधार वसूल होगा या नहीं वसूल होगा तो कितना, इस बारे में कोई निश्चितता ना हो, जैसे चेक, बिल रिसीवेबल अनादरण होना, दिवालिया। देखो ये संपत्तियाँ होती क्या हैं, संगीत संपत्तियाँ होती क्या हैं। हमने एक जने को 2 लाख रुपए उधार दे रखे थे। ठीक है, हमने तो 2 लाख रुपए तो दे दिए, उसने हमारे अलावा और उसे भी बहुत पैसा ले रखा था। तो क्या हुआ, वो उसके पैसे चुकाना बस की नहीं रहा सबका, तो क्या वो वहाँ पे कोर्ट में जाकर वो अपने आप को ने दिवालिया घोषित करवा लिया। तो हमारे पैसे तो 2 लाख रुपए डूब गए ना। तो संगीत क्या होता है कि कोई दिवालिया हो जाए, दिवालिया होने के बाद उसके वो पैसा दे या ना दे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो दिवालिया होने के बाद तो क्या होता है, संगीत संपत्तियाँ कि जिनकी नगद वसूली में संगीत क्या है, हमें आशा है भी और आशा नहीं भी। कहते हैं ना कि किसी चीज़ की सिर्फ उम्मीद होना या ना होना, हमें कुछ उम्मीद नहीं है कि हमारे पैसे देगा, है ना, इस तरीके से कहते हैं। तो संगीत हो आधार तो वसूल होगा या नहीं, वो पैसे देगा या नहीं, तो कितना पैसा, अगर वो देगा भी हमें तो कितना पैसा देगा, इस सब चीज़ के बारे में निश्चित ना हो। जैसे चेक है कोई, या BR तुम्हारा अनादरण हो गया है, दिवालिया सॉरी। संगीत दायित्व क्या होते हैं, ऐसे दायित्व जिनके भुगतान में संगीता हो आधार्थ, दायित्व जिनका भुगतान करना है या नहीं आदि भुगतान किया जाना है तो कितना, इस संबंध में संगीतता हो, जैसे आयकर पेनल्टी, बिजली विभाग पेनल्टी आदि। देखो संगीत दायित्व होते हैं कि ऐसे दायित्व जिनके भुगतान में संगीतता हो आधार, दायित्व जिनका भुगतान करना है। हमारे कुछ दायित्व, हमें बिजली का बिल पे करना है, ना, तो क्या उसके बारे में हमें है तो ज्ञात कि हमें बिजली का बिल पे करना है, दायित्व है वो हमारा बिजली का बिल पे करना। अगर बिजली का बिल पे नहीं करेंगे तो हमारी बिजली कट जाएगी, है या नहीं आदि भुगतान किया जाना है तो कितना, किस संबंध में। हमारा बिजली का बिल पता चला, हमारा बिजली का बिल एक्स्ट्रा आया जुड़ के, हमने हालांकि हम कह रहे हैं कि हमने इतनी बिजली यूज़ करी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल बैठ रहा था, जितने पैसों का बिल बैठना चाहिए उनसे ज़्यादा का बैठ रहा है ना। तो क्या होगा, उसके बारे में संदिग्धता है कि इतने का बिल हमारा क्यों बैठ रहा है। तो हम जाएंगे वहाँ पर, बिजली घर जाएंगे, हम बिजली घर में उनसे पता करेंगे, भाई इतने इतने पैसे तुमने एक्स्ट्रा क्यों जोड़े हैं, या तुमने इतने पैसे एक्स्ट्रा लगा के तुमने क्या, ये कौन सा खर्च है। तो उन खर्चों को हम कम करवाएंगे, फिर हम अपना रियल बिल पे करेंगे, है ना। आयकर पेनल्टी जो इनकम टैक्स के द्वारा पेनल्टी लगती है, या बिजली विभाग पेनल्टी, इन्हें बैलेंस शीट चिट्ठे के बाहर फुटनोट के रूप में दर्शाया जाता है। और फुटनोट हमारा किस में आता है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा में, कि सब कुछ प्रकट कर दो, चाहे तो वो बैलेंस शीट के अंदर हुआ हो चाहे वो बाहर हुआ हो, सब कुछ प्रकट कर दो, है ना। चाहे तुम्हारा ट्रायल बैलेंस के अंदर हो या बाहर करो, लेकिन सब कुछ पूर्ण प्रकट करो। इसे बैलेंस शीट चिट्ठे के बाहर फुटनोट के रूप में दर्शाया जाता है। अब ये देखो, हम जर्नल एंट्रियाँ सीखेंगे, जर्नल एंट्रियाँ क्या होती हैं, है ना। ये कहाँ से, देखो यहाँ पे देखो तुम कि जर्नल बुक कीपिंग का पुस्तपालन का हिस्सा है। ये जो जर्नल है कहाँ की है, बुक कीपिंग की है, कि बुक कीपिंग का ये हिस्सा है। रिकॉर्डिंग अभिलेखन का हिस्सा है, जो रिकॉर्डिंग है, जर्नल जो है वो बुक कीपिंग का हिस्सा है, रिकॉर्डिंग जो है वो अभिलेखन का हिस्सा है, रिकॉर्डिंग अभिलेखन का हिस्सा है। प्राइमरी बुक जिसे कहते हैं, प्राथमिक पुस्तक कहा जाता है इसे, जर्नल को क्या कहते हैं, प्राथमिक पुस्तक, और सेकेंडरी बुक किसे कहते हैं, हम लेजर को। सर्वप्रथम लेन देन को जर्नल या रोजनामचे में लिखा जाता है। डे टू डे प्रविष्टि, अगर डे टू डे प्रविष्टि कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, काल क्रमानुसार कहेंगे। अगर 1 तारीख में, 2 तारीख में, 3 तारीख, 4, 5, ये होगा हमारा क्रमानुसार, कि रेगुलर हमारी एंट्रियाँ हो रही हैं, ऐसे नहीं कि 1 तारीख में तो हमने एंट्री कर दी, कि 2 तारीख में हमारा मन नहीं कर रहा, 3 तारीख में हमारा मन नहीं कर रहा है, 5 तारीख या 10 तारीख तक हमारा मन नहीं कर रहा। तो इस तरीके से कि मन नहीं कर रहा तो हम एंट्री आज नहीं कर रहे। एंट्रियाँ क्या होती है, एंट्रियाँ रेगुलर होती हैं, है ना, डे वाइज डे होती हैं।
चलो तुमने ऐसा कर लिया कि एक दिन ना मन कर रहा तो अगले दिन कर लिया, लेकिन करने क्या होती है, रेगुलर करनी होती हैं। तो क्या है कि सर्वप्रथम लेन देन को जर्नल रोजनामचे में लिखा जाता है। डे टू डे प्रविष्टि करनी होती है, प्रतिदिन प्रविष्टियाँ की जाती हैं, प्रतिदिन, है ना। मैंने कहा आपसे डे टू डे, तो प्रतिदिन में क्या होता है, हर दिन एंट्री करनी है तुम्हें, मासिक या साप्ताहिक या वार्षिक, है ना, कि मासिक नहीं करनी, साप्ताहिक नहीं करनी और वार्षिक नहीं करनी, क्या करनी है, प्रतिदिन करनी है। हमें क्या करना है, प्रतिदिन करनी है, ना तो हमें मासिक करनी है, ना हमें साप्ताहिक करनी है और ना ही हमें वार्षिक करनी है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंट्रियाँ हमें रोज़ करनी है, डेली करनी है। तो आज हम जर्नल के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, और जर्नल की जो एंट्रियां हैं वो कैसे बनती हैं, किस प्रकार हम उन्हें बनाते हैं, है ना। बस तुम्हें जो नियम मैंने पढ़ाए थे कल, वो नियम अच्छे से याद कर लेना कि पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, आने वाली वस्तु व्यापार में डेबिट होती है, जाने वाली वस्तु हमारी क्रेडिट होती है, और खर्चे जो होते हैं, खर्चे सभी डेबिट होते हैं, और जितनी भी इनकम होती है वो सब क्रेडिट होती हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये मेरी क्लास अच्छी लगे, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि समय से सारी वीडियो मिलती रहे।